चलो, तो लास्ट भी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी और पोटेंशियल। सिंपली है, किसी एक एटम्स की आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बॉन्डेड है। तो उस अट्रैक्शन से उसको रिलीज करना है, तो रिलीज करने के लिए एक बाहर से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा एनर्जी के फॉर्म में। दैट एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम इज कंसिडर एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। एज एनर्जी इज नीडेड, दैट्स वाई द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्योंकि एनर्जी नीडेड है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एनर्जी की जितनी यूनिट है आप यहाँ पर सब लिख सकते हो, जूल, अर्ग, किलो जूल, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑल द यूनिट्स आर वैलिड एज बी यूज्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। और जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, that can be also expressed in 1.60 in joule. The value of 1 electron volt per atom is 1.602 to 10⁻90 joule per atom, और in case of kilojoule it is equal to 96.47 kilojoule, और आपका अमाउंट रहेगा 1 मोल। ठीक है। Then we studied the concept of successive ionization energy. If we removed electron in succession, that's why 1 by 1 or 1 after 1 up to 3 can be removed maximum. The process or the phenomena is known as succession ionization energy. Successive ionization energy can't be more than 3, as after removal of 3 electron the energy needed is not available very easily or not present easily. तो हमने यहीं तक पढ़ा था। और then we write down the number of factors which affect ionization एनर्जी। इसका हमने कुछ फैक्टर्स लिखे थे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हुए समझते हैं और कोशिश करेंगे कि आज आयोनाइजेशन एनर्जी तो एंड हो ही जाए, साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट फैक्टर जो हमने आपको लिखवाया था उसकी हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते जाइए। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम, दैट मीन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। आ जाओ यहाँ पर अनुष्का, अब इसको समझो, छोड़ दो उसे, कोई बड़ी बात नहीं है, कन्फ्यूजन होते रहते हैं, सही हो जाएगा। कभी भी कोई चीज़ ना बने तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, आप ज्ञाता नहीं हो, गलती होंगी ही, और गलती होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हाँ, जानबूझ के गलती करो या फिर बिना मेहनत किए करो तो फिर वो गलत है ना। और ये कई आपके साथ क्या सबके साथ हुआ है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो उस समय कहो नहीं आ रहा हो, बाद में आया। ये कुछ वैसे ही प्रोसेस है कि कभी हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं, जिस समय चाहिए वो नहीं मिलता, फिर बाद में मिल जाता है। 6 और 4 2 में आपको पता है क्या होता है? 2 4, पहला 4 है, दूसरा 12 है, फिर 20 है, फिर 38 है, फिर 56 है और फिर 88 है। 86 कहीं नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, घर में करना। चलो आ जाओ यहाँ पर, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको पढ़ो। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका पहला रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज बढ़ने पर क्या होगा? घटेगा ना, डिक्रीजेज। देखिए, हम कह रहे हैं जब साइज बढ़ेगी आपकी तो जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, तो उसको बड़ी आसानी से निकाल लोगे ना। एक आप नॉर्मल देखिए, 2 मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है, वो जब आपस में बहुत पास है तो उनको दूर करने के लिए हमें ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब वो दूर है तो हम ऐसे छिटका देंगे उनको। तो क्यों? क्योंकि जब वो पास में आ रही है तो एक दूसरे को तेज़ी से अट्रैक्ट कर रही हैं। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास है न्यूक्लियस के और यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स घटा। और अट्रैक्शन फोर्स क्यों घटा? क्योंकि साइज बढ़ी।
साइज बड़ी तो आराम से निकल जाएगा, तो एनर्जी कैसी चाहिए हमें, कम चाहिए। तो पहला रीजन है कि आपका रीजन फर्स्ट है कि एटॉमिक साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज होता है। यार आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लिखना तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियर ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट डिक्रीज। अब सिंपल समझ में आना चाहिए बच्चों, पर लिख तो आप कितना भी लोगे, ध्यान रखिए। दूसरा रीजन देखिए, अब देखो साइज बढ़ रही है तो ऐसे थोड़ी है कि एक ही सेल बहुत फैल जाती है, उसके अंदर सेल भी तो बढ़ती हैं। तो कौन सा इफेक्ट बढ़ता है, सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा इंक्रीज हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, हाँ इसी के साइज के। आपको समझना है रीजन, रटने नहीं है, याद करने हैं, रटने नहीं है, समझ के। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब साइज बढ़ रही है तो अंदर सेल्स भी बढ़ रही होंगी, इस प्रकार से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं जी। तो ए स्क्रीनिंग बढ़ रही है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो लगाएगा ही स्क्रीनिंग, लेकिन थोड़े बहुत अंदर भी हैं वे भी लगाएंगे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी, तो इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। तो इसको निकालना क्या है, ईजी, और जब इसको निकालना ईजी है तो एनर्जी कम लगेगी ना। दूसरा रीजन हो गया हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। चलिए लिख लीजिए, दो ही फैक्टर्स हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें हम ग्रुप फर्स्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब टू सीजियम तक चलेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एनर्जी नहीं दे सकते हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नहीं तो वो उनमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो उनकी नहीं की जाती स्टडी। एक किस पीरियड का है फर्स्ट, एक किस पीरियड का है सेकेंड, एक किस पीरियड का है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही है ना। ये देख सकते हो आप, ये पहले पीरियड का, ये दूसरे पीरियड का, ये तीसरे का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का और ये सिक्स का। ठीक है, तो पहला फैक्टर था साइज ऑफ एटम, ठीक है, एटॉमिक साइज। पहला दूसरा कोई भी नहीं, आप कोई भी पहले में लिख सकते हो, कोई भी पाँचवें में लिख सकते हो, वो तो जौन सा फैक्टर पकड़ में आ गया उसी को लिख लिया हमने। दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो दूसरा फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ना, वो फीलिंग नहीं देता, तो आप लिख सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इससे फीलिंग आती है कि अरे ये तो अट्रैक्शन है, पकड़ रहा होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही है न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जेड इफेक्टिव। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि जेड इफेक्टिव क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जेड इफेक्टिव के। एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम कि m से ज़्यादा किसकी होगी, m+1 की, और m+1 से ज़्यादा किसकी होगी, 2 की, है ना। तो ये आप एग्जाम्पल बता सकते हो उसमें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही जाएगी आपकी। जैसे कि आप पीरियड की बात कर लो, है ना, पीरियड में आप चलते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है आपका यहाँ से यहाँ। एक तो जगह एक्सेप्शन है, इसलिए ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, बाकी आप जैसे जाओगे तो ये बढ़ती जाएगी ना, यहाँ से यहाँ बढ़ती जाएगी ना। तो एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसमें एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कि फर्स्ट पीरियड का लिख लें, है ना, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है हीलियम की, ठीक है।
अब इसके फर्स्ट एस में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन 1 है, इसके पास प्रोटॉन कितने 2 है, तो इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ये हो गया सेकंड फैक्टर। हालांकि हीलियम की तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम है, क्यों है वो थोड़ी देर में बताएंगे। मैक्सिमम, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर। थर्ड वन कौन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये तो हम फर्स्ट ही वाले में लिख चुके हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वन स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हमारी वो उतनी ही कम होगी जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसा क्यों होता है, इसको देख लेते हैं। रीजन्स क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है। फर्स्ट जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज, है ना, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। देखिए कैसे जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, हम ये कह रहे हैं न्यूक्लियस है हमारा, इसके चारों ओर ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लग रहा है उसके पहले जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है जी वाले, जे इसको रिपल कर रहे हैं और अंदर, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की सेल में बढ़ते जाएंगे ए, उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी, और स्क्रीनिंग बढ़ने से ये इसको रिपल करेंगे और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर घटता जाएगा। तो जितना आसानी से, जितना ज़्यादा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो ये इजीली निकल जाएगा। तो पहला तो है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, आपका स्क्रीनिंग बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। दूसरा रीजन, एक चीज़ और हम कह सकते हैं, स्क्रीनिंग बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बढ़ जाएगा, रिपल्सन, और रिपल्सन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। हालांकि ये आपका एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज में आ जाता है पार्ट, लेकिन हम लिख देंगे तो और बेटर रहेगा। दूसरा रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion also gets increase, तो ये दो रीजन है। तो हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, या तो आप ग्रुप का एग्जाम्पल डाल दो, किसी भी ग्रुप में स्क्रीनिंग क्या होती है, बढ़ती है ना। जैसे कि हम एज एग्जाम्पल एक ग्रुप का लिख देते हैं, हम फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल लिख देते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की होगी, सबसे ज़्यादा इस ग्रुप में हाइड्रोजन की होगी। ऐसा इसलिए कि एक तो यहाँ पर आप स्क्रीनिंग ज़्यादा होनी है, यहाँ पर अगर हम देख लें तो सेल नंबर क्या आना है, फर्स्ट पीरियड, इसका सेकंड, अच्छा पीरियड नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो है वही चीज़, लेकिन कब किस चीज़ को हम बता रहे हैं वो बताना आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक पीरियड है आपका, ओनली वन पीरियड है। फिर कंटिन्यूसली आपके पीरियड बढ़ रहे हैं, और जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो किस नंबर के पीरियड पे पहुँच जाएगा, ये 7 नंबर के पीरियड, मतलब अंदर कितनी सेल पहुँच चुकी है, 6। तो ये स्क्रीनिंग बढ़ रही है आपकी। हाँ ये 6 नंबर का होगा, हाँ 7 तो फ्रेंसियम है, बिल्कुल सही, 6 पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी स्क्रीनिंग का। अब है पेनिट्रेशन पावर और पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पेनिट्रेशन पावर और पेनिट्रेशन इफेक्ट को जल्दी से देख लेते हैं।
तो फोर्थ वन है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पहले नंबर पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब सीख लो आप। जैसे अगर हम पेनिट्रेशन पावर को किसी चीज़ की स्ट्रेंथ से कंपेयर करें तो पेनिट्रेशन ये बोलते हैं हम कि जैसे किसी रेडिएशन की बात कर लें, तो अगर रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, मतलब वो चीज़ों को चीर के निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। जितनी ज़्यादा किसी रेडिएशन के पास एनर्जी होगी वो मेटल फॉइल को, थिन मेटल फॉइल को आराम से होल करते हुए निकल जाएगी। ये तो हो गया पेनिट्रेशन पावर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी। अब पेनिट्रेशन पावर को हम दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे। देखिए पेनिट्रेशन पावर का मतलब यहाँ ऐसा लगाना है कि कोई चीज़ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को अपने से बाहर ना जाने दे या फिर उसको वहीं पर पकड़ ले। और सिंपल वर्ड में हम बताते हैं यहाँ पेनिट्रेशन का मतलब क्या है। यहाँ पेनिट्रेशन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन to the nucleus. This is the mean of penetration in terms of this concept. Closeness of electron to the nucleus. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के कितने क्लोज है वो उसकी पेनिट्रेशन पावर कहलाएगी। तो पेनिट्रेशन पावर इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, पेनिट्रेशन पावर सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की होती है। तो सबसे पास न्यूक्लियस के कौन होगा? S। उससे दूर कौन होगा? P। उससे और F। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, P में है तो थोड़ी कम लगेगी, D में लगी होगा तो थोड़ी और कम लगेगी, और F में होगी तो और ज़्यादा, सबसे कम लगेगी। दिस इज द मीन्स ऑफ पेनिट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा पावर होती है पेनिट्रेशन की, ये ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। एक ऐसे ही हाइपोथेटिकली अगर रिप्रेजेंट कर दें हम, तो न्यूक्लियस के सबसे पास S होगा, उससे और दूर P होगा, उससे और दूर D होगा, उससे और दूर F होगा, ठीक। क्योंकि S फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है, P सेकंड से स्टार्ट होता है, D थर्ड से स्टार्ट होता है और F फोर्थ वन से। तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन निकालने की दिक्कत होगी। हाँ सॉम, कोई डाउट है? हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना। हमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी ना। हम आयोनाइजेशन एनर्जी लिख रहे हैं ना। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, जे हमने साइज का ऑर्डर लिखा था, जे साइज का ऑर्डर है और आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इतना होगा, तो उसमें लिख लो ना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। जे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तुरंत पूछ लिया करो ऐसे कोई भी डाउट है। सीरियम, देखिए अगर साइज का ऑर्डर लिखोगे तो ये है, या स्क्रीनिंग का ऑर्डर लिखोगे तो ये है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज और स्क्रीनिंग का, ठीक है। अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखोगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की, उससे ज़्यादा, उससे कम लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, देन सीरियम की, है ना। चलो हम लिख दिया करेंगे, हमारी फॉल्ट है, हमने नहीं लिखा, आप लोग कर लीजिए अभी इसको। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पेनिट्रेशन इफेक्ट की। हाँ ये आयोनाइजेशन का ऑर्डर है, ये पेनिट्रेशन का ऑर्डर है,
कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। जो पेनिट्रेशन का ऑर्डर है वही आयोनाइजेशन का होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा इलेक्ट्रॉन उतना पास न्यूक्लियस के होगा, और न्यूक्लियस के जितने पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में कहाँ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, मतलब वो नहीं आपने उसमें कैथोड रेज में लिखवाया था आपने, वो वहाँ रेडिएशन की पेनिट्रेशन देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन थोड़ी पास होते थे। मतलब आपने लिखा था पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कैन इजीली पास थ्रू थिन मेटल, तो वहाँ रेडिएशन जो मेटल फॉइल को चीर के निकल रही है, मतलब उसमें इजीली होल्स कर सकती है, दैट इज पेनिट्रेशन पावर ऑफ रेडिएशंस और एनर्जी। यहाँ पेनिट्रेशन पावर को उस सेंस में लेना है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर, यहाँ पर पावर से मतलब है कि कौन सी सेल है जो पेनिट्रेशन नहीं करेगी, उसको रोक लेगी। तो सबसे ज़्यादा एस, क्योंकि ये डेंस होती है, न्यूक्लियस के पास भी होती है, ए और खुलती है, ए खुलती है, ए खुलती है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सबसे ज़्यादा अपने पास रखेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आने चाहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर होगा। तो क्वेश्चन पूछने में कभी भी नहीं डरना है। ये क्लियर है नैन्सी, पक्का क्लियर? यहाँ पेनिट्रेशन मतलब वो कितना क्लोज है न्यूक्लियस के, या फिर आप उससे कनेक्टेड करना चाहते हो कि जैसे आपकी बात कर लें हम कैथोड रेज, तो कैन ईजिली पास थ्रू थिन मेटल फाइल, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, है ना। तो वो रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर ऐसे कंपेयर करते हैं कि रेडिएशन कितनी तेज़ी से उसको चीरते हुए निकल जाएगी। अब यहाँ पेनिट्रेशन हम किसका चेक कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, मतलब ये अपने में से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को निकलने नहीं देंगे, निकल तो जाएगा ही, वो तो है ही है, लेकिन सबसे पास कौन है, एस, तो ये सबसे ज़्यादा उसको रोकेगा अपने पास। उससे दूर है पी, तो ये थोड़ा कम, डी और कम, एफ और कम, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर एस का होता है। ध्यान रखिएगा, आगे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन पावर के, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सब ऑर्बिट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, तो पेनिट्रेशन होगी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, देखते हैं क्या बनेंगे, लिखते चलेंगे। तो फिफ्थ है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जैसे हम बात कर ले स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ऑर्बिट में बात करें तो इसका स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो भी स्टेबल है, फुल फिल्ड है तो भी स्टेबल है। तो एस ऑर्बिटल में स्टेबल और अनस्टेबल ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, हालांकि एक जगह देखा जाएगा। तो एस तो हमेशा ही फिर स्टेबल कहलाएंगे, क्योंकि इनमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो, तो इसके लिए तो ये है, चल जाएगा, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब पी में भी जनरली स्टेबल और अनस्टेबल नहीं देखा जाता है, लेकिन पी में हम एक आध दो जगह देखा जाएगा तो हम उसको लिख देते हैं। एस में भी एक आध जगह देखा जाएगा, चलो एस से ही चालू करते हैं। लेकिन जब सबसे ज़्यादा स्टेबल और अनस्टेबल का इफेक्ट लगता है डी में। तो एस के केस में स्टेबल कब होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन हो
या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2, मतलब इसका जो कंडीशन स्टेबिलिटी आनी है हमेशा। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एस के केस में आप स्टेबल सिर्फ 2 वाले को मानिएगा। कितने मानिएगा? 2 बार। हाफ फील्ड को स्टेबल मत मानिएगा, ओनली सेकेंड वाले को स्टेबल मानिएगा। मतलब अगर ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और पैक हुई चीज़ को निकालने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जो अच्छे से फिक्स है उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो रैंडमली फिक्स है कोई भी चीज़ आप ऐसे ही डाल दो बड़ी इजीली कर, लेकिन उसको टाइट करके फंसा दो फिर उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। एक नट लो, एक बोल्ट लो, उसको ऐसे ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर उनको कस दो सिमेट्रिकल रूप से, अब उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई चीज़ जितना लॉक सिस्टम में जाएगी, जितना अच्छा फिट होगी, उसके निकालने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस वाले में आप एस के केस में 2 वाले को स्टेबल कंसीडर करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पी के केस में। पी के केस में भी 2 कंडीशन बन सकती है, स्टेबल एंड अनस्टेबल की, इनकी दोनों कंसीडर करनी है हमें। एक तो जब ये पूरा हाफ फील्ड हो, मतलब पी में कितने हो 3, तो तब ये स्टेबल होगा। और दूसरा स्टेबल कंडीशन इसकी कब आएगी? जब पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो 2 कंडीशन में स्टेबल होगा, इसकी दोनों कंडीशन आपको कंसीडर करनी। लिखते चलो, साइड, इस साइड में लिखना है, साइड में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? हाँ हाँ, डिफाइन की बात लिख लेना। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफ़िकल्ट होगा। डी और एफ के केस डी एफ लिख रहे हैं, उसको भी लिख रहे हैं। डी एफ में तो सबसे ज़्यादा चलता है, और 99% डी में सबसे ज़्यादा चलता है। हालांकि आपको अभी पी में भी मिलेगा, एस में भी मिलेगा। इसके दोनों स्टेबल कंसीडर करने हैं, ठीक है, ये दोनों। हालांकि हम आपको बता दें, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कंपेरिजन आ जाए, जो कि कहीं नहीं है, जब आप बहुत टाइटली, बहुत हाई लेवल की, अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे वहाँ आएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंडीशन आ जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम डी की बात कर लें, तो डी कितने केस में स्टेबल हो सकता है बता सकते हो? एक तो उसका 5 वाला केस आएगा, और दूसरा उसका कौन सा केस आएगा? 10 का ना। ये 2 ही कंडीशन है, अब डी को स्टेबल कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एन एग्जैक्टली फुली फील्ड, ये 2 कंडीशन है जब आपकी जो सब सेल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं। आप चाहे ऑर्बिटल मत बनाइए, सीधे आप D5 D10 लिख सकते हैं। हैबिट डालिएगा इलेक्ट्रॉन भरने की, सिंगल सिंगल, हुंस के रूल को अपनी हैबिट में डालिए। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ सेम सब ऑर्बिट गेट्स फर्स्ट सिंगली फिल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। और पाउली का भी याद रखना है, A particular orbital can consist maximum 2 electron with opposite spin. 4 quantum numbers can not be same. Spin वाली must be different. ठीक है। और F के केस में अगर हम आ जाएं, तो F में 2 कंडीशन आएगी। F में 7 होगा तब स्टेबल होगा, और 14 होगा तब स्टेबल होगा। ये 2 कंडीशन में स्टेबल होगा F। हमें इसलिए आपको बना देते हैं, क्या ना, हमारा माइंड रीडिंग, जो हमारी माइंड की पावर होती है, बोल के पढ़ने से ज़्यादा हमारा माइंड देख के रीड करता है चीज़ें को। जब हमारा माइंड किसी चीज़ को देख लेता है ना, तो वो ज़्यादा समझ में आती है। 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हम हैबिट में ही डाले हैं कि कभी धोखे से भी गलती ना हो। हिंदू के रूल को और पाउली को हैबिट्स में ही डालो, ठीक है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है आपका। जितना ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना ज़्यादा। अब इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। जैसे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है पता है आपको? इनर्ट
क्योंकि उनसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन